हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विराग जैन एंड आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अपने को ये तो पता है ही सही कि जो एटम वर्ड है उनको लेके सबसे पहले जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी जिसको बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन ने बोला था कि जो एटम होता है उसको अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और बोला जॉन डाल्टन ने और बोला कि एटम डिफरेंट एलिमेंट में जो डिफरेंट एटम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। और एटम का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। अपन एटम के मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और जो एलिमेंट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। और एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, अब जो टर्म एलिमेंट है वो किसने दिया था अपने को? लेवोइजियर ने। एक और साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, अब बात करते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी की। कुछ मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी। अगर मैं उनकी मेरिट्स की बात करूं तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों की उन्होंने सुटेबल एक्सप्लेनेशन दी थी। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जो एटम का एलिमेंट होता है वो किसमें पार्ट लेता है? केमिकल रिएक्शंस में, जो आज भी स्टिल प्रूव है। ठीक है, अब उनकी कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन और स्टडी हुई तो अपने को पता लगा कि एटम डिविजिबल है। एटम किस किस में डिविजिबल हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स, ये सब में इसके फंडामेंटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, वो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो भी सेम होंगे, लेकिन बाद में और डिस्कवरी हुई तो अपने को एक वर्ड मिले थे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं एक्चुअली? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, उनको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स। और उनकी डीमेरिट्स की और बात कर लूं मैं, अपने को और पता लगा आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स, आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार की अगर मैं बात करता हूँ, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उनके जो एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। तो उस टाइप के एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। अगर मैं आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के ले लेता हूं मैं, 1h1, 1h2, 1h3। इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम। ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है और इनके एटॉमिक मास डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं आइसोबर्स के एग्जांपल की बात करता हूं तो है कैल्शियम की बात कर लूं मैं, और एक लेता हूं मैं आर्गन। क्या इनके एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन क्या इनके एटॉमिक मास सेम है? हाँ। तो इन वालों को मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक, मतलब आइसोबार्स। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? सबसे पहले माइकल फेराडे ने बताया कि जो गैसेज होती है वो भी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो इसके लेके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसे जूलियस प्लकर, उन्होंने कैथोड ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया, और जे थॉमसन ने भी वही एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोला डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब होता क्या है ये? अपने को पता है जो गैसेस होती है वो नॉर्मल कंडीशन पे तो क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको प्रेशर को कम करता हूं तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। तो अपन उसके लिए करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन। ठीक है, एक ट्यूब ली उन्होंने, उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए उन्होंने वैक्यूम लगाया, जिससे अपन गैस का प्रेशर कम कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हार्ड ग्लास ट्यूब, जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना हार्ड थी,
ठीक है, और उसको डिस्चार्ज ट्यूब नाम दिया। वो उसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है, और एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया। और जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें किस पे गैस से इसको फिल किया, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन थी स्टार्टिंग में, और इलेक्ट्रोड्स को कनेक्टेड कर दिया हाई वोल्टेज सप्लाई, जो कि कितनी थी 10,000 वोल्ट के अक्रॉस थी, ठीक है। अब बात करते हैं उन्होंने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन एनी गैस कंटेन करती कोई भी नॉर्मल प्रेशर पे, तो उन्होंने देखा कि कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्होंने किया 10,000 वोल्ट तो अप्लाई किया एंड प्रेशर क्या रखा नॉर्मल। तब देखा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वोल्टेज तो इतना हाई रखा, लेकिन प्रेशर को उन्होंने 1 mm टू 10 mm कर दिया, मतलब बहुत लो प्रेशर कर दिया। अपने को पता है, अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल एक एटीएम में कितना होता है 760 mm ऑफ मरकरी, लेकिन उन्होंने क्या करा 70-60 से रिड्यूस करके कितना 1 mm टू 10 mm इतना कम कर दिया। तब उन्होंने इस कंडीशन में देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस कंडीशन में गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा रही है, कंडक्ट करा रही है। मतलब गैसेज भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ये यहाँ से प्रूव हुआ, ठीक है। और जब गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है, तब इस टाइम पर एक यहाँ पर ग्लो हुआ, एक रेज जो कि कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कर रही थी, ठीक है। ये फ्लो कर रही है, यहाँ पर रेज ग्लो कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने फिर और प्रेशर को और रिड्यूस किया, उन्होंने देखा अब क्या होता है प्रेशर को और रिड्यूस करने पर। तो उन्होंने प्रेशर को 0.01 mm इतना रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इस टाइम पर उन्होंने क्या देखा कि जो ग्लो हो रहा था यहाँ पर गैसेस का, वो ग्लो होना बंद हो गया, स्टॉप हो गया। लेकिन अभी भी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कुछ वेव तो यहाँ से फ्लो कर रही है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी, ठीक है। लेकिन ग्लो करना स्टॉप हो चुकी थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अब इन रेस को कैसे फाइंड आउट करें, तो उन्होंने क्या करा, पूरे कैथोड रेस ट्यूब पर एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, जो कि क्या होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या करा, कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड मटेरियल की, और एनोड्स में उन्होंने हल्के हल्के होल्स कर दिए जिससे रेस पास हो और यहाँ पर आकर स्ट्राइक करे, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ग्लो होने लग गया। इसका मतलब ये भी चीज है कि यहाँ पर रेस तो फ्लो हो रही है, कंफर्म हो गया, यहाँ पर ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मतलब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या मिला अपने को, कि कैथोड से कुछ रेस फ्लो हो रही है जो कि एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है, और ग्लो कर रही है। और गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन पे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं प्रेशर को कम कर देता हूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देती है विद ग्लो। अगर मैं और कम कर देता हूँ प्रेशर को वैक्यूम से, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही है लेकिन ग्लो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं बात करता हूँ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की। क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स करी उन्होंने, क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर एक ओपेक रख दिया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक ओपेक रख दिया और एक स्क्रीन लगाई। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ओपेक था, यहाँ पर स्क्रीन लगा दी उन्होंने, ठीक है। तो इसका शेडो पीछे की साइड बन रहा है। मतलब इस पॉइंट से अपने को क्या मिला कि जो ये रेस फ्लो कर रही है, ये कहाँ फ्लो कर रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है, तभी तो इनका शेडो बना, ठीक है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का कि भाई जो रेस फ्लो कर रही है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रही है, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर उन्होंने एक लाइट व्हील पेडल रख दिया इस जगह पर सेकंड कंडीशन में। तब उन्होंने देखा कि जो ये पेडल है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब जो रेज फ्लो हो रही है वो उनमें कुछ पार्ट्स है, मतलब वो किसी न किसी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। जब उन्होंने ये लाइट व्हील पेडल को ऐसे रख दिया, जो कि यहाँ से जब रेज आई तो ये रोटेट करने लग गया। तो इसका मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कुछ न कुछ पार्टिकल से मिली हुई है, ठीक है। तो उन्होंने इस पार्टिकल्स को देखा, ठीक है। उन्होंने थर्ड कंडीशन और क्या किया, उन्होंने यहाँ पर ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, ठीक है। तब जो रेस फ्लो हो रही थी यहाँ से, वो क्या हुआ,
पॉजिटिव की साइड ज्यादा अट्रैक्ट हो गई और नेगेटिव से दूर चली गई। इसका मतलब जो पार्टिकल्स थे रेस के अंदर वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। उन्होंने इस पॉइंट से इसको देखा कि हाँ इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, बाद में उसको अपन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपन ने उसको बाद में नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उन्होंने जब फोर्थ कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तब भी जो रेस थी वो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो एक और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब ये जो रेज है ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैथोड रेज ट्यूब को लेकर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने और किया, अगर उसको उन्होंने थिन मेटल फॉइल पर अगर फोकस किया तो मेटल फॉइल हीट हो गई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कैथोड रे को मटेरियल हाई एटॉमिक मास का मटेरियल था उस पर उसको फोकस कराया, तो उन्होंने देखा न्यू टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग रेज जनरेट हो रही है। उनको नाम दिया अपन ने बाद में, क्या बोला, एक्स रेज। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि बाद में इनको अलग अलग साइंटिस्टों ने और अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने को क्या मिल गया इस एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एटम का क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल। अब बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम का क्या होगा, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में किसने बताया अपने को, जे जे थॉमसन ने। कब, 1897 में। ठीक है, उन्होंने इसकी स्टडी करी और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो उसके बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कितना होता है, 1.758 इंटू 10⁻⁸ गुलाम पर ग्राम में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो बताया अपने को। ठीक है ना, और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए अपन क्या सा साइन कंसीडर करेंगे, माइनस का साइन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो क्या अपन इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट किया तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है। अब इनको इलेक्ट्रॉन के मास को अगर मैं हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से 1/837 इतने टाइम्स कम होता है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन का मास को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, अपन ने देखा ही होगा कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम है तो अपन उसका कौन सा मास कंसीडर करते हैं, जो कि उसका न्यूक्लियस का मास होता है, जो उसके प्रोटॉन्स का मास होता है वही अपन कंसीडर करते हैं। अपन कभी भी उसके इलेक्ट्रॉन्स का मास को कंसीडर नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो चुके, अब प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ, ये एनोड कैथोड, ये यहाँ से कुछ रेस फ्लो हो रही है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लेके। अपने को पता है कोई भी एटम एक्चुअली में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन अपने को यहाँ से मिला कि उसमें क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होंगे, तभी तो कोई चीज न्यूट्रल होगी। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो मतलब कोई नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट भी होगी, तभी तो वो चीज न्यूट्रल होगी। ऐसे ही यहाँ से अपने देखा, तो उन्होंने और ऑब्जर्व किया उस एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने देखा जिस टाइम पर कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेस फ्लो हो रही है तभी कुछ रेस एनोड टू कैथोड की ओर फ्लो कर रही है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिला, कैथोड। और कैथोड के बारे में अपने को सबसे पहले किसने बताया, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में ई गोल्डस्टीन ने बताया कैथोड के बारे में। ठीक है, अब यही कैथोड को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, सेम वही। ठीक है, इनको भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से इस रेस को निकाला गया, तब देखा कि ये तो पॉजिटिव चार्ज रेस है तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव से दूर जा रही है। ठीक है, और अगर इनको बात करूं तो ये भी अफेक्टेड होती है
फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। इनको भी मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा तो तभी ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर इनके आगे मैं ओपेक रख दूं तभी ये भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर मैं इनका मैकेनिकल पाथ की बात करूं तो इसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। ये लाइट रोटेटिंग व्हील पेडल जो होता है उसको रोटेट करती है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कैथोड रेज की बात करता हूँ तो जो कैथोड रेज होती है वो एक्चुअली में अंदर जो भी गैस होती है ट्यूब के उससे इनडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एनोड रेज की तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ये गैस के नेचर पर डिपेंड करती है लेकिन ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ये इनमें एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करता हूँ प्रोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन्स के मास की बात करता हूँ तो वो कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होगा 1.763 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये प्रोटॉन्स का मास हो गया। अगर मैं प्रोटॉन्स के चार्ज की बात करता हूँ तो प्रोटॉन्स का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके आगे अपन नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके आगे अपन क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन। वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये प्रोटॉन से चार्ज होता है। ठीक है, और अगर मैं प्रोटॉन्स के वेट की बात करता हूँ, कंपेयर करता हूँ प्रोटॉन का वेट और हाइड्रोजन का वेट, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन्स का वेट 1837 टाइम्स लार्जर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अपन इसलिए हमेशा प्रोटॉन्स का वेट कंसीडर करते हैं क्योंकि इतने टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के वेट से, प्रोटॉन्स इतना हेवी होता है। इसीलिए अपन जो भी एटम का मास कंसीडर करते हैं वो सिर्फ प्रोटॉन के मास को ही कंसीडर करते हैं। और अगर मैं प्रोटॉन्स के चार्ज टू मास रेशियो की बात करता हूँ, ई अपॉन एम रेशियो की, तो वो कितना होता है 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। तो ये प्रोटॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो होता है। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूं, अब अपने को प्रोटॉन्स के बारे में पता लग गया, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लग गया। अब एक्चुअली में ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब ये फाइंड आउट करना है कि एटम में किस तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने अपने मॉडल दिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन में कैसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थॉमसन ने मॉडल दिया अपना, थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या बताया, सबसे पहले थॉमसन ने 1898 में क्या ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई स्ट्रक्चर का, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम एक क्या कंटेन करता है, स्फीयर को कंटेन करता है, एक स्फीयर है एटम। उन्होंने इसको क्या मान लिया कि भाई ये पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज होता है। उन्होंने बोला कि ये जो पूरा होता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें हर जगह पॉजिटिव पार्टिकल्स है। एंड उन्होंने बोला कि इसका जितना भी वेट होता है वो सब तरफ स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है, मतलब इसका वेट सब जगह होता है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं जैसे अपने वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या होता है, अगर अपन उसको कट करेंगे तो अपन क्या मिलता है, एक पूरा रेड कलर का होता है, कहीं कहीं उसके सीड्स होते हैं इस टाइप से, और ये बाकी पूरा रेड कलर का होता है। वैसे ही इन्होंने माना कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स है। इसलिए अपन इसको समटाइम्स कौन सा भी बोल देते हैं, वाटरमेलन वाला भी मॉडल बोल देते हैं, या प्लम पुडिंग की बात करूं तो अपन इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने ये बताया। थॉमसन की कुछ मेरिट्स थी जो उन्होंने इसकी मॉडल की थी। क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले क्या बता दिया कि हाँ भाई एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई इस टाइप्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ कोएट होते हैं और ये आपस में न्यूट्रल एटम बना लेते हैं। ठीक है, उन्होंने और क्या मेरिट्स थी थॉमसन की, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि यहाँ पर है, यही केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेंगे। तब ये दूसरा अगर कोई एटम है तो उसके भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसके भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपस में रिएक्शन करेंगे, यही आपस में क्या कर लेंगे, पार्ट लेंगे। ये उन्होंने बता दिया। और उन्होंने बताया कि जितना भी वॉल्यूम है वो पूरा एटम का वॉल्यूम है वो उसके न्यूक्लियस के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ
उन्होंने डीमेरिट्स की, तो उन्होंने क्या बताया कि उनका जो मॉडल था वो एक्चुअली में रदरफोर्ड का जो मॉडल आया इसके बाद में उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, अब अपन उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। अब रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था एक, उन्होंने क्या करा था रदरफोर्ड ने कि अल्फा पार्टिकल जो कि किससे उन्होंने एमिट किए थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे मैं बात करता हूँ पोलोनियम की। उन्होंने क्या करा था, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट था पोलोनियम, उससे अल्फा पार्टिकल को जनरेट किया था एंड एक मेटल की फॉइल, अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड की या प्लेटिनम की कोई सी मेटल की जो फॉइल थी उस पर स्ट्राइक करवाए थे। ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया इसका एक्सपेरिमेंट में, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने जो कि कहां से ऑब्जर्व कर ली थी, ऑब्टेन करी थी पोलोनियम से। ठीक है, उसको उन्होंने लेड बॉक्स में रख दिया, जो कि बहुत ज्यादा अल्फा जो रेस थी वो क्या थी एक्चुअली में हीलियम प्लस टू पार्टिकल्स की न्यूक्ली इनसे मिलकर थी। तो उन्होंने इसको जनरेट किया जो कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का होता है, हाई एनर्जी। ठीक है ना। उन्होंने एक पिन छोटे से होल में से इस अल्फा रेस को निकाला एंड दिस बीम ऑफ अल्फा रेस डायरेक्टली किस पर उन्होंने स्ट्राइक किया, गोल्ड की फॉइल पर, और आसपास उन्होंने क्या फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग कर दी। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से उन्होंने कोटिंग करी। जब उन्होंने देखा, जब एक्सपेरिमेंट करा, तो जो उनके मैक्सिमम जितने भी अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी वो विदाउट डिफ्लेक्शन के जा रही थी, लेकिन कुछ रेस वो क्या हो रही थी, कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर अप्रोक्स 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस बैक हो गया, मतलब वो 180 डिग्री में वापस आ गया था। ये अल्फा पार्टिकल्स ये की जो कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं थे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो कि सीधा बाउंस बैक हो गया, मतलब 180 डिग्री पर ऐसे कैसे वापस अपने पाथ पर आ गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि एटम में क्या होता है, एक स्मॉल वॉल्यूम का सेंटर होता है जहां पर कंप्लीट मास उसका होता है। ठीक है ना। और जो वॉल्यूम जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कंटेन करता है न्यूक्लियस में, एंड जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं इसके आसपास। इसको लेकर उन्होंने एक मॉडल भी दिया जिसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोला गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।